हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों फर्स्ट नंबर की बात करें तो संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 3G और 5G में दुनिया के साथ कदम ताल करने के बाद भारत 6G में भी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। किरण राठी और रोमित गुहा के साथ बातचीत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री DONER सिंधिया ने कहा कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है, लेकिन दोस्तों पेशेवर रूप से संचालित कंपनी के दिन प्रतिदिन के संचालन के बारे में भी चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को विकल्प और सेवाओं की गुणवत्ता प्रदान करने वाला एक प्रतिस्पर्धी उद्योग स्थानीय विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से है। दोस्तों संवादित अंश दूरसंचार क्षेत्र के लिए आपकी शीर्ष प्राथमिकताएं क्या हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों आज दूरसंचार राष्ट्रों के आर्थिक भाग्य को संचालित करता है। इंटर कनेक्टिविटी संचार सूचना तक पहुंच लोगों की सफलता की क्षमता में एक आदर्श बदलाव लाती है और पिछले दशक में भारत ने कई मोर्चों पर छलांग लगाई है। दोस्तों मोबाइल कनेक्शनों की कुल संख्या 900 मिलियन से बढ़कर 1160 मिलियन ग्राहक हो गई है। लगभग 85% पैड इंटरनेट के मामले में हम 200 मिलियन से 950 मिलियन तक पहुंच गए हैं। दोस्तों टैरिफ के मामले में 94% की गिरावट आई है, जिसकी लागत 0.51 पैसे प्रति मिनट हुआ करती थी, वह घटकर 0.03 हो गई है। दोस्तों 1 GB डेटा की कीमत 287 रुपए से बढ़कर 9 रुपए हो गई है। यह बदलाव बहुत बड़ा है। दोस्तों इतना कहने के बाद हम एक नई क्रांति के मुहाने पर हैं। भारत जो 3G का अनुयायी था 4G और 5G में आगे बढ़ रहा है और आज 6G में दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। दोस्तों मेरे अपने एजेंडे के संदर्भ में मेरे पास 5 या 6 स्तंभ है। पहला, देश भर में 4G संतृप्ति है। हमारे पास अभी भी लगभग 20,000 से 22,000 टावर हैं, जिन्हें दोस्तों भारत के शेष 1,000 गाँव में स्थापित करने की आवश्यकता है। टावरों को TSP दूरसंचार सेवा प्रदाताओं निजी क्षेत्र के साथ साथ BSNL भारत संचार निगम ने स्थापित किया जाना है। यह ऐसी चीज है जिसकी मैं दैनिक आधार पर निगरानी कर रहा हूं। उल्लेखनीय बात यह है कि भारत दुनिया का तीसरा या चौथा देश है जिसके पास अपनी 4G तकनीक है। दोस्तों आपको बता दें कि जिसका अर्थ है कि हमारा अपना कोर रेडियो एक्सेस नेटवर्क और साथ ही हमारे डेटा सेंटर भी हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इसे प्रभावी ढंग से शुरू किया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि हम अगले साल के मध्य तक लगभग 1 लाख BTS बेस ट्रांसीवर स्टेशन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों हमने अब तक लगभग 22,500 किए हैं। यह भारत के लिए एक बड़ी छलांग होगी, न केवल विनिर्माण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में बल्कि यह विदेशी मुद्रा का भंडार भी बनाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें अब उस तकनीक को आयात नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरा, दूरसंचार उपकरण विनिर्माण के लिए उत्पादन लिक प्रोत्साहन PLI योजना को देखना है जो सफल है। हमें 4,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का उत्पादन, 10,000 करोड़ रुपए का विनिर्माण मिला है और दोस्तों इसे आगे बढ़ाने के लिए हम उस PLI योजना के डिजाइन तत्वों को देख रहे हैं और डिजाइन के लिए प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। दोस्तों चौथा है सेवा की एक गुणवत्ता QoS और ग्राहक पक्ष के पूरे मुद्दे को देखना, जो दोस्तों सर्वोपरि है क्योंकि यह मंत्रालय उपभोक्ता सामना करने वाला मंत्रालय है। दोस्तों हमें यह सुनिश्चित करना है कि आपकी सेवाओं की गुणवत्ता TSP में उत्कृष्ट हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके स्पैम कॉल, धोखाधड़ी कॉल की समस्या कम से कम हो। 5वां है दूरसंचार में R&D को बढ़ाना।
हम 5G लैब, नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने आदि पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, हमें यह सुनिश्चित करना है कि उपकरणों का स्वदेशी विनिर्माण भी हो। दोस्तों, आपको बता दें कि दूरसंचार अधिनियम और उसके विभिन्न नियमों के बारे में क्या अपडेट है, आइए जानते हैं विस्तार से। हमने जून में अधिनियम को अधिसूचित किया है, इसलिए हमारे पास 23 अनुभागों और 35 नियमों के साथ आने के लिए 180 दिन की समय सीमा है। क्या नए दूरसंचार अधिनियम में दूरसंचार की व्यापक परिभाषा में OTT ओवर द टॉप खिलाड़ी शामिल हैं? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई इस पर विचार कर रहा है और मुझे नहीं लगता है कि इस समय इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित होगा। दोस्तों, दूरसंचार ऑपरेटर OTT को दूरसंचार की परिभाषा के अंतर्गत लाने पर जोर दे रहे हैं और OTT राजस्व में उचित हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। यह सलाहकार समूहों द्वारा उठाए गए मुद्दों का हिस्सा है, इसलिए जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो उन्हें दूरसंचार कंपनियों को इसे मेरे सामने लाने दें। मैंने 6 सलाहकार समूह बनाए हैं और हितधारकों ने एजेंडा परिभाषित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार अब वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है। क्या दूरसंचार कंपनी के लिए सबसे बुरा समय खत्म हो गया है? आइए जानते हैं। वोडाफोन आइडिया का प्रबंधक एक पेशेवर टीम द्वारा किया जाता है। मैं इस बारे में नहीं जानना चाहता कि प्रबंधक कैसा काम कर रहा है या इसके क्या परिणाम हैं। मैं केवल दूरसंचार मंत्री के रूप में चिंतित हूँ कि मेरे बाजार में कई खिलाड़ी होने चाहिए। मेरे बाजार में 4 खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उस सभी का बाजार में अच्छा हिस्सा है और मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी 4 खिलाड़ी मजबूत हों, ताकि दोस्तों ग्राहकों को विकल्प मिल सके। मेरे लिए कई खिलाड़ियों के साथ समान अवसर होना प्राथमिकता है। दिन के अंत में मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरे ग्राहकों को सही सेवा मिले कीमत के दृष्टिकोण से, जहां आज हम दुनिया में सबसे सस्ते हैं, और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से यह मेरा जनादेश है। दोस्तों, आपको बता दें कि क्या सरकार के लिए वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए कोई समय सीमा है? कोई समय सीमा नहीं है। तो स्पैम कॉल के मामले बहुत बढ़ गए हैं और ऐसा लगता है कि अधिकारी इस खतरे से निपटने में हमेशा 2 कदम पीछे रहते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आपको समझना चाहिए, तकनीक के साथ बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तकनीक का उपयोग करेंगे, और मैं जानबूझकर दुरुपयोग शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में इसका दुरुपयोग किया जाता है। इस मुद्दे से निपटने के लिए नियामक ने बहुत सख्ती बरती है। पिछले 3 से 4 महीनों में लगभग 1.8 मिलियन फोन डिस्कनेक्ट किए गए हैं। मैं बहुत स्पष्ट हूं कि मैं किसी भी ग्राहक को ऐसे कॉल प्राप्त नहीं होने देना चाहता जो दोस्तों इस तरह के कॉल का रिसीवर बनने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार भारत नेट पर चुप है। हमने 1.39 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत नेट परियोजना में संशोधन किया है, जो उस ग्राम पंचायतों को पूरा करेगा जो भारत नेट 1 और भारत नेट 2 का हिस्सा नहीं थे। दोस्तों, पहले 2 चरणों में 2,20,000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है और शेष 40,000 पंचायतों को संशोधित परियोजना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।